नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स को देते रहिए। आज जिस टॉपिक को मैं लेकर के आई हूँ वो है रेडक्लिफ ब्राउन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें हमें रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ना ही पढ़ना होता है। मेलानोवस्की को, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स, इन लोगों को तो पढ़ना ही है। तो मैंने ऑलरेडी मेलानोवस्की पे वीडियोस बना दिया है, पार्सन्स पे बना दिया है, मर्टन पे भी एक आध वीडियो है। आज मैं रेडक्लिफ ब्राउन पे बना रही हूँ। बीएचयू के सिलेबस में रेडक्लिफ ब्राउन है ही है और बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज, मेरे ख्याल से कोई ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज, नेट, जेआरएफ और किसी भी सीयूईटी, कोई भी एंट्रेंस आप देंगे जहां पर रेडक्लिफ ब्राउन ना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। चलिए, हो सकता है ये पूरा वीडियो मतलब एक वॉल्यूम में ना हो पाए, बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं इसको दो पार्ट में बताऊंगी। एक में इनके स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बताते हुए, इसके लाइफ स्केच को बताते हुए, और दूसरे वीडियो में डिटेल्स में दूंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप सभी को पता है कि रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश लाइक मेलानोवस्की। बेसिकली दे बोथ वर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मेलानोवस्की को भी और रेडक्लिफ ब्राउन को, दोनों को ही कहा जाता है। तो ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इनका जो टेन्योर है वो 1881 और 1955 के बीच में है। मतलब ही वॉज बॉर्न इन 1881, मे बी इन 17th जनवरी, शायद यही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। एंड इनका जो डेथ है वो 1955 में हुआ। एंड बॉर्न एंड एजुकेटेड इन इंग्लैंड, तभी तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा गया। तो इनका जन्म और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई वो इंग्लैंड में ही हुई। डेवलप द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड ऑफन रिगार्डेड टुगेदर विद ब्रॉन्सले मेलानोवस्की एज द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आपको सभी को पता है कि ये जिस पर्सपेक्टिव के हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को, थ्योरी को ये फॉलो करते हैं मेलानोवस्की के जैसे ही। इसलिए मेलानोवस्की के साथ इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब सिर्फ मेलानोवस्की को नहीं कहा जाता है, मेलानोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन दोनों को ही फादर ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी की संज्ञा दी गई है इन्हें। Radcliffe Brown regarded all social structures as contributing to the functioning of society as a whole. अब थोड़ा सा आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को याद करिए। बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है वो बायोलॉजी से लिया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पेंसर ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था। स्पेंसर के पहले भी ऑगस्ट कॉम्ट की भी थ्योरी को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से जोड़ा जाता है, बट स्पेंसर से ज़्यादा काम हुआ है। स्पेंसर के बाद फिर मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो स्पेंसर ने, आप स्पेंसर का भी वीडियो मैंने डाला है, ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी की थ्योरी, तो उसमें क्या होता है, उसमें सोसाइटी का कंपैरिजन एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरे दो हाथ हैं, पैर हैं, नाक है, आँख है, गला है। इंटरनल ऑर्गन्स में देखा जाए तो किडनी है, लंग्स है, लिवर है। ये सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ना, सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। दे वर्क इंडिपेंडेंटली बट दे इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे निर्भर भी हैं। और इस वजह से एक होल मतलब WHOLE, होल, संपूर्ण एक जन्म लेता है। अगर कोई भी पार्ट ठीक से काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं से पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है। उसी तरह से सोसाइटी भी है। इसी को हम लोग मतलब एनालॉजी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सोसाइटी, इसको कोशिश की गई। उसी तरह से सोसाइटी है, समाज है, समाज के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, रिलीजन है, मोरालिटी है, वैल्यूज है, बहुत सारे पार्ट हैं। सब मिलकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं बट सब डिपेंडेंट भी एक दूसरे से पर हैं।
सभी। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर कहा गया। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली इसी चीज को बताता है कि स्ट्रक्चर है और उसका अपना कोई ना कोई फंक्शन है। दो चीजों से मिलकर के ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव बनता है। ही कंपेयर्ड अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया? रेडक्लिफ ब्राउन ने अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन किया, दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों को उठाया और कंपेयर करने की कोशिश की है अपने वर्क में। Although he did not do extensive fieldwork himself, beyond his initial work in the Andaman Islands, he established and developed programs of anthropological research at universities in South Africa and Australia, which produce large amount of data. माना जाता है कि ये खुद से बहुत ज्यादा फील्ड वर्क नहीं किए। हाँ, जब अपने शुरुआती करियर के दौर में इन्होंने फील्ड वर्क किया, डेफिनेटली किया, मैं आगे और डिटेल्स दूंगी आप लोगों को, बट मेलानोवस्की के जैसा इनका एक्सटेंसिव फील्ड वर्क नहीं था। बट ऐसा नहीं है कि ये एकेडमिक्स में नहीं रहे होंगे। इन्होंने जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च फाउंडेशंस होते थे उनसे ये कंटिन्यूस उन सभी से ये कंटिन्यूस कनेक्टेड रहते थे और उसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे जो फील्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और साथ में बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा जो है इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया अपने फील्ड स्टडी से। ओके, मतलब अपने से उन्होंने बहुत सारा स्टडी नहीं किया, बट ही ऑलवेज कनेक्टेड विद द रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, हिज एनालिसिस रिवील्ड His analysis revealed similar social structure in culture that were geographically isolated, leading him to theorize that human society naturally develops certain types of social structure to fulfill essential functions similar to the organ of the body. अब ये कहते हैं इनका जो एनालिसिस रहा, इनका जो विश्लेषण रहा, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत जो सोशल मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर में जो भी सोशल स्ट्रक्चर है वो कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। अभी मैंने बताया कि कोई भी सामाजिक संरचना अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी होती है, रिलीजियस स्ट्रक्चर, कल्चर से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से। तो बेसिकली इनका कल्चर पे ज़्यादा एम्फेसाइज था और इस तरह से उन्होंने अपने स्टडी को आगे किया। Although his theories were rejected by later anthropologists, his work influenced many researchers. क्या हुआ कि इन्होंने जो थ्योरी थी वो आगे चल करके बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट किया इनके थ्योरी को, और फिर भी ये माना जा सकता है कि इनका वर्क जो है बहुतों को इन्फ्लुएंस भी किया कि मैं इस ओर काम करूं। तो ये तो आप जानते हैं कि सिद्धांत का नियम है ना, जो सिद्धांत जितने ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाएंगे उनकी मान्यता उतनी ही ज्यादा समाज में स्थापित होती चली जाएंगी। तो लाइक रेडक्लिफ ब्राउन का भी वही चीज रहा। अब देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंस्ड किससे थे? W.H. रिवर्स, एल्फ्रेड व्हाइटहेड एंड एल्फ्रेड हेडन, ये तीन लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बट आगे चल के ये डरखाइम से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए। He took his first field study in Andaman Islands in 1906. He spent 2 years there and returned to London in 1908. मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क से नहीं कनेक्टेड है, बट अपने करियर के स्टार्टिंग में इन्होंने फील्ड वर्क किया। उसमें सबसे पहला फील्ड वर्क था इनका अंडमान आइलैंड्स पे। ठीक है, आप जानते हैं अंडमान आइलैंड्स कहाँ है? अंडमान आइलैंड्स हमारे इंडिया का ही तो है पार्ट। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में इनको और रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई आए हैं इतने दूर से, स्टडी कर रहे हैं, ब्रिटेन से चल करके इंडिया आए हैं, इंडिया का बल्ले बल्ले। तो वहां पर आकर के इन्होंने 1906 में 1906 में ही अंडमान आइलैंड पे स्टडी की और वहां पर इन्होंने अपने जीवन के 2 साल बिताए, मतलब 1906 टू 1908 ये अंडमान आइलैंड्स में ही रहे हैं। Now he became aware of the work of Emile Durkheim. जब ये अपना स्टडी करके जाते हैं 1908 में वापस, तब ये डरखाइम के वर्क से थोड़ा अवेयर होते हैं। डरखाइम का जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन आया, जो सुसाइड थ्योरी आई,
ये सब जो चीजें आई उससे ये अवेयर होते हैं। एंड डर्कहाइम्स वर्क मेड हिम रिकंस्ट्रक्ट हिज ओन आइडियाज ऑन द अंडमान आइलैंड्स। इन्होंने जो अंडमान आइलैंड्स पे खुद स्टडी की थी उसको डर्कहाइम से इम्प्रेस्ड होकर के, इन्फ्लुएंस्ड होकर के इन्होंने अपने वर्क को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, मतलब फिर से उसको उठाए और फिर से उसकी स्टडी थोड़े और अच्छे से किया और रिकंस्ट्रक्ट किया। देन ही कंडक्टेड अनदर फील्ड वर्क बिटवीन 1910 टू 12। अब अगला ये फील्ड वर्क करते हैं, इसके अलावा इन्होंने और फील्ड वर्क नहीं किया है। अगला फील्ड वर्क इन्होंने 1910 से 1912 के बीच में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किया और यहीं पर उन्होंने अपनी थ्योरी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। जैसे इन्होंने जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के किनशिप सिस्टम पे काम किया और अंडमान में, अंडमान आइलैंड्स पे इन्होंने टोटिज्म पे काम किया, एक सेरेमोनियल कुछ सेरेमनीज होती हैं, उनके कस्टम्स होते हैं, उस पर स्टडी की, तब जाकर के इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को डेवलप किया। Both studies served as the inspiration of his later book, The Andaman Islanders, 1922, and the Social Organization of Australian Tribes, which was published in 1930. फिर क्या था कि ये जो दो फील्ड वर्क ये किए थे 1906 से 1908 और 1910 से 1912 के बीच में, इन दोनों से ही इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने अपनी किताब लिखी। एक किताब आई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, द अंडमान आइलैंडर्स। याद कर लीजिएगा, ये किताब है रेडक्लिफ ब्राउन की। ओके, और दूसरी जो किताब है वो है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। ओके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे किया था तो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। आगे जीवन बढ़ता है भाई, सभी का जीवन बढ़ा, रेडक्लिफ ब्राउन का भी जीवन बढ़ा, और जैसे जैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ती गई ये बहुत ज़्यादा ऊंचे मकाम पे पहुंचते चले गए। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, आपको पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट का कब टेन्योर है, तो उसी के आसपास, मतलब आगे चल करके 1920 के आसपास ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में प्रोफेसर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में कार्य किए। फिर 1925 में मूव्ड टू सिडनी, ये कुछ दिन के लिए सिडनी गए ऑस्ट्रेलिया, एंड वेयर ही बिकेम द प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। 1925 से 1931 तक इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में प्रोफेसर के रूप में काम किया। आगे देखते हैं, 1931 में रेडक्लिफ ब्राउन came to the University of Chicago as a visiting professor of anthropology. 1931 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वापस आते हैं और वहाँ पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं, और अगला कुछ साल ये अपने जीवन का राइटिंग और टीचिंग में लगा दिए। बहुत सुंदर काम है, ठीक है, लिखना, पढ़ना और पढ़ाना। सही पूछिए तो एक टीचर का सबसे बड़ा रोल यही होता है। और आज के समय में ना, जब से हम बाकी चीज़ों में लग गए, मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बट जब से हम अपने कंट्रीब्यूशन में कि हम अब ये करना है वो करना है, सही पूछिए तो टीचर अब इन्हीं दो चीज़ से अछूता रह गया। मतलब राइटिंग तो वो कर ही रहा है अपने खुद के प्रमोशन के लिए, बट टीचिंग से वो कहीं ना कहीं से दूर होते जा रहा है। तो राइटिंग एंड टीचिंग करियर पे ये आगे चलकर फोकस दिए, और 1937 में ये फिर से इंग्लैंड वापस आ जाते हैं भाई, अपने जन्मभूमि और स्टार्टिंग के कर्मभूमि पर वापस आ जाते हैं, और सबसे रेप्यूटेड पोस्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैंने बात किया। 1946 में ये रिटायर हो जाते हैं एंड स्पेंट मैनी ईयर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैरो एंड ग्राम्सटाउन इन साउथ अफ्रीका। और दोबारा से फिर ये रिटायरमेंट के बाद कैरो यूनिवर्सिटी, ग्राम्सटाउन जो यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका में इन्होंने स्पेंड किया टाइम, वहाँ पर ये काम करते हैं। और तब उन्होंने एक एडिटेड बुक निकाली, एडिटेड बुक जिसमें कि बहुत लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं,
अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, जो कि अपने आप में बहुत फेमस बुक रही, और साथ में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये 1952 में आती है। तो उधर मैंने 2 किताबों का नाम लिया, इधर मैंने 2 किताबों का नाम लिया, पर इधर उधर से बात तो बनेगी नहीं, बात तो बनेगी एक लिस्ट से। तो यहाँ पर मैं रेडक्लिफ ब्राउन की कुछ बुक्स लेके आई हूँ, जिसमें है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, जो कि 1931 में हुआ, अंडमान आइलैंडर्स, यहाँ 1922 लिखिएगा, 1906 और 8 में इन्होंने फील्ड स्टडी की थी, बुक आई है 1922 में। थर्ड है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, 1936 में बुक आती है। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950 में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, इट इज again an important book, 1952, and the natural science of society 1957। ठीक है, क्या होता है कि हम बहुत फेमस बुक पढ़ लेते हैं, जैसे हम इनका अंडमान आइलैंडर्स पढ़ लिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पढ़ लिए, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज पढ़ लिए, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किताब किसकी है, और ये पता चला पूछ दिया एग्जाम में। अब तो एग्जाम में ऐसी ना यूनिक सी चीज़ें उठा के पूछ दी जा रही हैं, तो इस पर एम्फेसाइज करिएगा कि द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक रेडक्लिफ ब्राउन की है। द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज़ द बुक ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन अगेन। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, और आगे चल करके इनकी जो थ्योरी है फंक्शनलिज्म, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल मैंने कहा था कि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी, तो एक रेडक्लिफ ब्राउन का लाइफ स्केच और थोड़ा सा फंक्शनलिज्म के बारे में, और अगले वीडियो में प्योर फंक्शनलिज्म के बारे में। तो आप इसे पूरा देखिए और फिर सेकेंड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।